बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये रहा बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला पेपर। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको दो फायदा होने वाला है। तो पहला फायदा आपका ये है कि ये प्रीवियस ईयर जो विज्ञान है इसका पेपर का संपूर्ण हल मैं इस वीडियो में कराऊंगा। और एक फायदा ये होने वाला है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, इससे आपको दो फायदा होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये विज्ञान का है पेपर 2022 में प्रीवियस ईयर जो। तो दोस्तों ये समय 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, पूर्णांक 70 नंबर का। निर्देश सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। निर्देश में दोस्तों क्या लिखा है? निर्देश में लिखा है, पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी प्रारंभ में जब आपको पेपर ये मिलेगा तो 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ना है कि कहाँ पर कई गलती शब्द तो नहीं आ गया है। तो चलिए दूसरा क्या लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख तथा ग में विभाजित। यह प्रश्न पत्र जो है ये पेपर 3 खंड में विभाजित है, क, ख, ग में। तो दोस्तों तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पीय है। जो खंड इसमें 3 दिए गए हैं, प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका है, इसी पुस्तिका पर हम लिख कर दिखाएंगे। आप जाएंगे जहां पेपर देने, वहां पर आपको ऐसा ही सेम मिलेगा कॉपी। तो चलिए अगला क्या कह रहा है निर्देश? तो कह रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। और कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। अगला है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। जो प्रश्न है उनके सम्मुख आगे उनके कितने अंक उस पर मिलेंगे ये उस वहां पर दर्शा दिया गया है। अगला है निर्देश की आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वस्थ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में क्या लिखा है दोस्तों? तो प्रश्न सबसे खंड ख देखते हैं। खंड ख में है, खंड ख प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए उत्तर पुस्तिका पर इसको कैसे पहले लिखते हैं तो देखते हैं। तो ये रही आपकी उत्तर पुस्तिका है, सेम ऐसा ही आपको मिलेगा। तो खंड क हमने हल कर रहे हैं अभी। खंड क पहले हल किया जाता है, तो खंड क हमने लिख दिया है। अब प्रश्न पहला करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला डाल दिएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क हल करेंगे। चलिए पहला का क कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपको कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जो है माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जल में कि हीरा में कि कांच में कि तारपीन का तेल। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ये 2 नंबर हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हीरा में अधिकतम होता है। तो इसका लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला में, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क में लिखेंगे कि सेकेंड नंबर ये विकल्प सही है, तो हीरा लिख देंगे। क्या हीरा लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं। पहला का ख नंबर है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष के मतलब ये हुआ कि आपको निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की वस्तुओं को हमें देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो प्रकाश को फैलाता है। तो क्या करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के चश्मे में। तो चलिए इसका पहला सही है, ख का पहला। तो इसमें उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखेंगे? ख का पहला यहाँ पर लिख देंगे और अवतल लेंस प्रयुक्त हो रहा है तो अवतल लेंस लिख देंगे यार। चलिए पहला का ग नंबर देख रहे हैं। पहला का ग नंबर कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं है। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर 4 विकल्प दे रही है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा देगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती है। कि दूसरा है कि एक बिंदु पर मिलती है। तीसरा है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा है कि परस्पर काटती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों दोस्तों कभी नहीं काटती है? अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्शी रेखाएं निकलेगी। 2 स्पर्शी रेखाएं जो कि असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसलिए इसका विकल्प जो होगा
3 नंबर सही होगा। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो ग का थर्ड सही हो जाएगा। तो उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो उत्तर पुस्तिका पर पहला का ग लिख देंगे और इसका से थर्ड नंबर सही है, तो एक थर्ड लिखकर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए घ नंबर देखते हैं। पहला का घ कह रहा है कि यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स और बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ये जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। जो ये फाई दिया है ये चुंबकीय फ्लक्स है और जो ये बी दिया है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये जो है ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो इनके बीच सहित संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला दिया गया कि बी बराबर फाई अपान, ये बट्टा का चिन्ह है, बी बराबर फाई अपान ए, फाई बराबर बी अपान ए बराबर बी डॉट फाई, बी बराबर फाई डॉट ए। तो दोस्तों इसका आंसर बी बराबर फाई बाई ए इसका आंसर होगा। बी बराबर फाई बाई ए होगा आंसर इसका दोस्तों, बी बराबर फाई बाई ए। तो कैसे, आपको यहाँ से बहुत ही डिस्टर्ब होने की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि फाई बराबर क्या होता है। तो दोस्तों फाई बराबर बी ए होता है, फाई बराबर बी ए होता है। तो यहाँ से हमने बी के जब मान निकालेंगे तो बी बराबर जो होगा ये फाई हो जाएगा, ये गुणांक में आए तो उधर जाएगा, गुणा में आए उधर जाएगा तो भग्गा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो देखिए बी बराबर फाई बाई ये यहाँ पर आया है कि नहीं, इसीलिए इस तरह इसको लिख दिया है। लड़कों घबरा जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो पहला हो जाएगा बी बराबर फाई बाई ये। तो घ का क्या हो जाएगा, पहला बी बराबर फाई बाई ये। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दूसरा प्रश्न को सबसे पहले उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखेंगे, तो उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 अब हल करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 और दूसरा का क क्या कह रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पर ही बनता है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है, देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूं, यहाँ पर जो अवतल दर्पण है ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव जो है ये है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है। 30 सेंटीमीटर ये दूरी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु पर ही बन रहा है। जहां से ये वस्तु दूरी है वहां पर इसका प्रतिबिंब वही पर ही बन रहा है दोस्तों। तो जितना वस्तु की दूरी होगी उतना वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे कि अवतल दर्पण की वस्तु से दूरी 30 सेंटीमीटर तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर हो रहा है दोस्तों। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु का जितना जो दूरी है उतना प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बन रहा है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो दोस्तों फोकस दूरी का सूत्र दर्पण, अवतल दर्पण से हमने फोकस दूरी का सूत्र यहाँ पर देखिए लिखा हूं कि दर्पण के सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v से। देखिए 1/f का मान हमें ज्ञात करना है, तो f फोकस हमें ज्ञात करना है। तो यू जो अवतल दर्पण है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण दूरी वस्तु जो होती है मुख्य अक्ष की यथी होती, इसीलिए इसका दूरी जो है ऋणात्मक ली गई है। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, मान को केवल पुटअप किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया, केवल मान को पुटअप कर दिया गया। 30 के एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा, -1 माइनस और प्लस में जब गुणा करेंगे दोस्तों तो माइनस होगा, माइनस और प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस होगा। और इसके बाद माइनस 2 माइनस हो गया तो 2 -/30 हो गया। जब इसको प्लॉट देंगे, हमको एफ का ही मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो एफ का मान हमें कैसे करें, प्लॉट देंगे तो एफ बराबर ये भी प्लॉट हो जाएगा 30/2, तो -30/2, एफ बराबर हमें -15 सेंटीमीटर आ गया ना दोस्तों। जो इसका फोकस दूरी होगा दोस्तों तो -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो चलिए अब अगला कह रहा है ख नंबर, दूसरा का ख कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 40 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दे दिया है अवतल दर्पण की, और आपको वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, अर्थात आपको आर पूछ रहा है। तो बहुत इजीली है दोस्तों, केवल सूत्र पर रख देना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर पुस्तिका पर आपको दिखा रहा हूँ कि दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर
देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हमने यहाँ पर मान को पुटअप कर दिया है और यहाँ से कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात आपको आर ज्ञात करना है। तो इन डाट हम जानते हैं कि ए बराबर आर बाई 2 होता है, सूत्र ए बराबर आर बाई 2 होता है। तो यहाँ से हमने आर जब ज्ञात करेंगे तो 2f हो जाएगा, आर जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2f हो जाएगा। तो 2f का मान हमने पुटअप कर दिया -40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या होगी वो -80 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी दोस्तों, तो -80 सेंटीमीटर। तो चलिए दूसरा का आप ग देखते हैं दोस्तों। दूसरा का ग कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, इसका जानना बहुत ही अति लाभदायक होगा कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर पुस्तिका पर देखते हैं कि क्या है। तो कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है, वाहनों में जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है इसलिए होता है क्योंकि दृष्टि क्षेत्र मान कि दूर की वस्तुओं का अधिक तथा क्योंकि दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक मान कि दूर की वस्तु को बहुत स्पष्ट दिखाई देता है तथा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरका का क ख ग तो हो गया। अब प्रश्न तीसरा आ गया। प्रश्न क्या है दोस्तों, ये तीसरा है। प्रश्न तीसरा को सबसे पहले उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखेंगे, तो उत्तर पुस्तिका प्रश्न तीसरा आ गया तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और प्रश्नोत्तर संख्या 3 में अब देखते हैं क्या है। कह रहा है कि क नंबर को अब हल करेंगे तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अर्थात आपको एफ दिया है 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब लेंस से अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है, अर्थात आपको फोकस दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दिया है और वस्तु की दूरी पूछ रहा है, अर्थात यू आपसे पूछ रहा है। तो लेंस का सूत्र लगाइए और आप वहां से यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले दिया है, जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाएगा। दो दिया है उसे मैं लिखा हूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 - 15 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब की दूरी जो है -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, सूत्र केवल लगा देना है अवतल लेंस की। तो 1/f बराबर 1/v - 1/u से जब ज्ञात करेंगे तो 1/f का मान ज्ञात दिया है तो 1/-15 हो जाएगा और बराबर में 1/u का मान है -1/10 और 1/u हमें ज्ञात करना है। तो 1/u इधर निगेटिव है, उधर इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/u हो गया और -1/10 इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको अब 10 और 15 का एलसीएम दोस्तों लेंगे तो 30 हो जाएगा। -3 ये +2 हो जाएगा, 3 में 2 गया -1/30 हो जाएगा। तो यू का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे लिखेंगे अतः वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। जो वस्तु है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए अगला क्या कह रहा है, अथवा में दिया है और किरण आरेख कह रहा है दोस्तों। चलिए किरण आरेख देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किरण आरेख सही दर्शाइए। यहाँ पर देखिए किरण आरेख भी बनाइए दिया है तो इसको बना दिए है। सबसे पहले ये वस्तु है, अवतल दर्पण अवतल ये लेंस बना दिए है, अवतल लेंस कह रहा है तो अवतल लेंस बन गया है। और यहाँ से जो वस्तु की दूरी है इसी तरह इसे बना देना है दोस्तों। देख लीजिए ये चित्र यही है, इसका चित्र जो है ये प्रश्न आपको दिख रहा है, ये इसको हल किए 3 का क नंबर, तो इसका चित्र जो होगा दोस्तों यही हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है, ये अथवा में भी दे दिया है, अथवा में 3 का क है, इसमें से क्यों क करना है, नहीं तो ये करना है, कि ये नहीं तो ये करना है। अथवा में दिया है तो मैंने तो ये कर दिया है, तो चलिए इसको छोड़ दें, लेकिन पढ़ लिया जाए ये क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, चश्मे प्रिक्ट लेंस फोकस दूरी इतना दिया है, तो बिना चश्मे के मनुष्य की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो इसको तो केवल ये नहीं तो ये करना है, केवल एक, तो ये हल हो गया।
चलिए अगला देखते हैं। 3 का ख नंबर कह रहा है, 3 का ख नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान दिया है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9 × 10⁻³ किलोग्राम, वह आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। दोस्तों ये समझने की बात है। कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष पहले चतुर्थांश बनाएंगे तब समझ में आएगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्य इतना मीटर 0.3 वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा आपको ज्ञात करनी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको ये करना है। ये कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िए। जो ये 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध दिए गए हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए। जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर, जोड़ने के बाद दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको ख नंबर ये नहीं आता है तो ये कीजिए, ये नहीं आता है तो ये कीजिए, कोई एक करना है आपको। तो चलिए मैंने उत्तर पुस्तिका पर इसको हल किया है ख नंबर का। तो सबसे पहले चित्र को समझते हैं। चित्र कह रहा है कि एक्स अक्ष, जेड अक्ष, तो बना लेते हैं। एक्स अक्ष बनाया है, वाई अक्ष ये है, जेड अक्ष ये है। दोस्तों एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष ये, जेड अक्ष है। ये तीर क्या बता रही है सबसे पहले देखते हैं। ये तीर क्या बता रही है, देखिए ये कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर इतना मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो एक्स अक्ष के समांतर गति कर रहा है, तो यहाँ पर दर्शाया गया है इलेक्ट्रॉन जो है एक्स अक्ष के समांतर गति कर रहा है। ये भी वेग से, मान लीजिए इसमें भी दर्शाया गया है, इसका मान भी कर दिया कि 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। और ये तीर जो है दोस्तों देख रहे हैं, ये तीर ये किसको दर्शाती है, तो देखिए इसको क्या कर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जेड अक्ष के समांतर कार्यरत इतना मीटर वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जेड अक्ष के समांतर। तो ये जेड है, जेड अक्ष के समांतर ये प्रवेश कर रही है चुंबकीय रेखाएं है। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं है, जो कि ये जेड अक्ष के समांतर प्रवेश करती है। इसीलिए इसको यही दर्शाया गया है इस पर चित्र को। चलिए चित्र समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है क्यू का मान इसमें दिया है कि देखिए दोस्तों क्या दिया है, आवेश का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपको हो गया। और भी दिया है, वेग कितना दिया है, तो 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड वेग से भी हो गया आपको। और कह रहा है बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी कितना दिया है दोस्तों, तो देखते हैं कि 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये आपका बी भी हो गया। और थीटा 90 डिग्री, और एफ, और जो एम मास द्रव्यमान आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम इस पर हो गया है। और एफ आपको यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल और त्वरण ज्ञात, बल की दिशा ज्ञात करनी है, बल भी ज्ञात करना है, बल की दिशा भी, और त्वरण भी ज्ञात करना है। तो चलिए लॉरेंज के बल के सूत्र से हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू बी वी साइन थीटा होता है दोस्तों, क्यू बी वी साइन थीटा होता है। तो Q का मान क्या है दोस्तों, 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। तो मैंने Q का मान को यहाँ पर रख दिया है। और B का मान जो तो है यहाँ पर देखिए, B का मान है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो मैंने B का मान रख दिया है। और कह रहा है भी, तो भी का मैंने मान रखा है 3 × 10⁻6 और साइन थीटा है तो साइन थीटा के स्थान पर 90 अंश रख दिया हूँ दोस्तों। यहाँ से जब मैंने गुणा करेंगे साइन 90 अंश का मान तो दोस्तों 1 होता है, इससे कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए 16, ये 3, 16 48 हो गया। ये सबसे पहले गुणा करने का, ये तीतरी का 9 और 16वां 44 से, तीतरी का 9 और 16वां 44 से हो गया। ये दशमलव देखिए कितने स्थान पर लगा है, एक स्थान इसमें लगा है, एक स्थान इसमें लगा है, तो 2 स्थान हो गया। तो 2 स्थान पर गिन कर लगा दीजिए, 1 2 2 स्थान गिन कर लगा दिए। और घात देखते हैं, 10 की घात, ये -19 है, ये 10 की घात 6 है, तो ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है।
तीनों जोड़ेंगे तो ये -19 + 6 तो ये कितना हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। 1.44 गुणे 10⁻⁻13। और जो बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक हमने न्यूटन लिख दिया है। और अगला देखते हो इसमें अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बल तो ज्ञात हो गया, अब त्वरण कह रहा है, त्वरण। तो त्वरण देखते हैं, सूत्र A बराबर ma से। जो इसमें m है जो द्रव्यमान है और ये त्वरण है, ये बल है। तो चलिए A का मान हमें ज्ञात करना है, तो A सबसे पहले लिखेंगे। A तो ये गुणा में इधर आएगा तो भग्गा में हो जाएगा, F/m हो जाएगा दोस्तों ये। तो F का मान हमने अभी अभी तुरंत निकाला है दोस्तों। F का मान क्या निकाला कि 1.44 गुणे 10⁻⁻13। तो 1.44 गुणे 10⁻⁻13। और m का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए है, m का मान दिया है कि 9.0 गुणे 10⁻⁻33। तो इसको मैंने रख दिया है m का मान। और यहाँ से मैंने जब 9 से इसको कराया तो 9 × 9 एक बार गया, सबसे 9 बार तो 0.9 × 9 एक बार, आप 5 आ गया तो 9 × 6 = 54 हो गया, गुणे 10⁻⁻13। अब दशमलव की इधर एक अंक स्थान इधर खसका है, तो जब दशमलव एक स्थान इधर लाएंगे तो घटेगा 1.6 गुणे 10⁻17। ये का मान हो गया मीटर/सेकंड²। जरूरी नहीं है कि आप इतना ही लाएंगे, इतना भी आंसर कर सकते हैं तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें क्या कर रहा है देखिए। अभी और एक बात है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा बल, इलेक्ट्रॉन में जो बल लग रहा है उस बल की दिशा को अब ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बल की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, बल की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत y अक्ष की दिशा में होगी, y अक्ष की दिशा में होगी। ये देखिए क्षेत्र के लंबवत y अक्ष की दिशा में होगी। चलिए अगला है क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दोस्तों 7 नंबर का है। ये जो है 7 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पर ये 7 नंबर का क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, इसे एकदम बारीकी से देखिए दोस्तों। ये कह रहा है 4 नंबर में कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसको आपको लिखना है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। नहीं तो अथवा में आपको ये नहीं मालूम है तो अथवा में क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्य विधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग भी इसको लिखना है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख दिया है मैंने। प्रश्न 4 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख दिया है मैंने। इसमें अथवा का हल करके लाया है, विद्युत मोटर का हल करके लाया है। बहुत बार पूछता है, ये दोनों बहुत ही आईएमपी है दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दिए, ये अथवा का हल कर रहे हैं तो अथवा लिख दिए, हो गया। विद्युत मोटर का सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, विद्युत मोटर क्या है तो विद्युत मोटर डालिए। यह एक ऐसा युक्ति है, विद्युत मोटर जो है यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। जो विद्युत मोटर है यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत क्या कह रहा है कि जब किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। मान लीजिए कोई भी कुंडली है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रहकर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। जो बल युग्म जो कार्य करता है वो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। अब रचना देखेंगे दोस्तों, ये लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत, इनकी रचना सचित्र वर्णन कीजिए। रचना सहित पूरा इसका सचित्र वर्णन करना है और इसकी कार्य विधि समझाइए, विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। तो चलिए रचना देखते हैं। रचना में है कि विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला है कि क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है दोस्तों, तो देखिए क्षेत्र चुंबक यहाँ पर है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक
चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें चुंबक के दो ध्रुव खंड N व S नॉर्थ एवं साउथ के बीच आयताकार कुंडली को घुमाया जाता है। जो क्षेत्र चुंबक होता है यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें चुंबक के दो ध्रुव खंडों नॉर्थ एवं साउथ को के बीच आयताकार कुंडली को घुमाया जाता है। और दूसरा का क्या है दोस्तों इसका भाग, तो दूसरा का है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अत्यधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। जो आर्मेचर होती है वो अत्यधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, जिसे तांबे के तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर बनाई जाती है। जो आर्मेचर की होती है वो अत्यधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, जिसे तांबे के तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर बनाई जाती है, ये आर्मेचर। चलिए अब तीसरा है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, तो देखिए दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त के रूप वलय होता है। दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त के रूप में वलय होता है। आर्मेचर के दोनों सिरों अलग अलग जुड़ा होता है। आर्मेचर के दोनों सिरों से ये अलग अलग जुड़ा होता है। चलिए अब ब्रूस, चारवा नंबर है कि ब्रूस कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है। ब्रूस जो होता है वो कार्बन की बनी दो पत्ती होती है, जिन्हें विभक्त वाले स्पर्श करते रहते हैं। जो कार्बन की पत्तियां होती है वो ब्रूस है, जिन्हें विभक्त वाले स्पर्श करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसकी कार्यविधि समझाइए। पहले इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसका चित्र देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ध्रुव हो गया है, नॉर्थ ये साउथ। ये आयताकार कुंडली हो गई, ये ABCD, ये B1 है, ये B2 है, ये R1 ये R2 है। इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है यहाँ से गई इधर आ गई। तो देखिए दोस्तों ये B1 जो है दोस्तों, जो ये है ये ब्रूस है। इसमें ब्रूस से B1 से धारा होकर प्रवाहित होती है और B2 से होकर वापस आती है। इसमें धारा दोस्तों, ये जो B1 है इससे धारा प्रवाहित होती है और ये जो B2 है इससे धारा वापस आती है। चलिए अगला इसका कार्य विधि देखते हैं। कार्य विधि क्या कर रहा है दोस्तों, कार्य विधि में है कि पहला इसे अंक में डाल दिया गया, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक नंबर में ABCD अधिक फेरों वाली, यहाँ पर ABCD अधिक फेरों वाली आयताकार ABCD अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली है। जब परिपथ में ब्रूस लगाते हैं, देखिए यहाँ पर जब परिपथ में ब्रूस लगाते हैं दोस्तों, ये परिपथ है और इस परिपथ में हमने यहाँ देखिए दोस्तों ये ब्रूस है, ये जब ये ब्रूस परिपथ में जब धारा प्रवाहित करती है ब्रूस लगाकर, देखिए यहाँ पर क्या सिद्धांत में लिखा, कार्य विधि में लिखा गया है कि जब परिपथ में ब्रूस लगाते हैं तो सेल द्वारा धारा B1 से होकर प्रवाहित होती है तथा B2 से होकर धारा वापस आती है। इस चित्र के अनुसार समझ जाएंगे। आपने चित्र में है कि B1 से होकर धारा प्रवाहित होती है और B2 से वापस आती है। और इसमें देखिए अगला क्या कर रहा है, तो और दूसरा कर रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार AD और BC पर कोई बल कार्यरत नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार AD और BC पर कोई बल कार्यरत नहीं है। जी इस चित्र में आप देख सकते हैं AD है, AD और BC पर कोई इस पर बल कार्यरत नहीं है। चलिए अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली AB पर ऊपर की ओर और CD पर नीचे की ओर कार्यरत है। देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जो ये कुंडली है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली है ABCD, ये AB क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में AB पर ऊपर की ओर तथा CD पर नीचे की ओर, जो AB है ये ऊपर की ओर तथा CD है नीचे की ओर, इस पर नीचे की ओर कार्यरत है। और 4 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरती है, जब ये ABCD कुंडली है ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरती है तो विभक्त वाले स्वतः स्थान परिवर्तित करते हैं तथा विपरीत ब्रूसों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे कुंडली निरंतर घूमती है। अब इसमें कह रहा है दोस्तों इसका सबसे उपयोग जानना जरूरी है। कह रहा है कि विद्युत मोटर का उपयोग भी लिखिए। चलिए विद्युत मोटर का उपयोग में क्या है, विद्युत मोटर का उपयोग बहुत ही आसान है दोस्तों।
उपयोग है कि आटा चक्की, विद्युत मोटर का उपयोग आटा चक्की में करते हैं। विद्युत वाटर पंप, पानी निकालने के लिए विद्युत वाटर पंप का प्रयोग करते हैं। विद्युत पंखे आदि में ये सब करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं हर प्रीवियस ईयर पेपर का, ऑल सब्जेक्ट का कराऊंगा तैयारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।